कि मीडिया पर वो हावी रहा। हमारी फिल्म में शाहजहां शेख जैसा ही एक कैरेक्टर है। हम लोगों ने जब सनोज जी रिसर्च करके आए थे तो उसमें शाहजहां शेख का किरदार भी हम पर वाज़ेह हो चुका था, हम समझ चुके थे। तो उस फिल्म की भूमिका जो निभाई है वो हमारे दीपक कंबोज जी ने निभाई है एज क्या बात है, शाहजहां शेख। मतलब शाहजहां शेख उस पर नाम नहीं है, महमूद साहब इनका नाम है, लेकिन ये एक एमपी का किरदार उसमें इन्हीं ने निभाया है। मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता था क्योंकि ये मीडिया में बहुत दिन उछलता रहा शाहजहां शेख का किरदार, तो जब तक आप लोगों ने उनको पकड़वा नहीं दिया तब तक आप लोग चलाते ही रहे। बहुत खूब सर। और जैसा कि सर ने कहा है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज हमारा एक स्तंभ है। तो इसी के साथ मीडिया से हमारे जो सवाल जवाब हैं वो चलेंगे। सो इफ एनी क्वेश्चंस वी आर ओपन टू Q&A। सर एक बार पहले थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, एक विजुअल बना लेते हैं। जी बिल्कुल। ये माइक है। हेलो रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे है। इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर जब फिल्में बनती है, यस भाई पहले घूम रहे थे। एक कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में आए। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। 8 अक्टूबर 2001 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सिराजगंज एक जगह है, वहां एक घटना घटी और वो दबा दी गई। लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे मीडियाज ने और छोटे लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसको वायरल किया तो वो दुनिया की एक दर्दनाक घटना थी। एक अनिल चंद्र का परिवार था सिराजगंज में और उस पर एकाएकी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों ने हमला किया, काफिर कहकर। और उनकी एक 14 साल की बेटी थी जिसका पूर्णिमा नाम था। उस 14 साल की बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और वो ऐसा दर्दनाक बलात्कार था। अब सोचिए, एक मां के सामने 14 साल की बेटी के साथ में इस तरह की हैवानियत, और मां ने जो उस वक्त चिल्लाकर दर्द भरी आवाज उन दरिंदों को दी, वो पेपर की कटिंग बना और वही सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये बहुत दर्दनाक अल्फाज थे एक मां के लिए, अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए। और उस घटना ने बांग्लादेश सहित जहां जहां वो चीज वायरल हुई उसको झंझोड़ के रख दिया। और इस घटना का जिक्र तस्लीमा नसीम जी ने अपनी किताब लज्जा में भी किया और उस किताब की ही वजह से कट्टरपंथियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने तस्लीमा नसीम को बांग्लादेश में रहने नहीं दिया। वो अपनी जान बचाकर भागी क्योंकि उस घटना का उन्हीं ने पूरा विवरण जो था वो अपनी किताब में किया था। हमारी फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उसमें से एक लड़की उसी परिवार की जो वहां से बच जाती है, वो हिंदुस्तान आती है ये मानते हुए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक ये सुरक्षित स्थान है। वो जाएगी और इस घटना के लिए यहाँ के देश के प्रधानमंत्री से मिलेगी और ह्यूमन राइट्स से मिलेगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ में वो रोहिंग्यास जो वहां पर इलीगल आते, देखिए एक रोहिंग्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए।
और ये घुसपैठिए जो हमारे यहाँ आते हैं ये पूरे देश में फैल जाते हैं, हमारे आपके बीच में फैल जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ जिहाद है, गजवाए हिंद है। ये अपने मकसद के तहत आते हैं। लेकिन खेद के साथ ये भी कहना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की हुकूमत जो उनके लिए भारत में घुसपैठ करने के रास्ते खोलती है और खाली रास्ते ना खोलते हुए उनके लिए हिंदुस्तानी फर्जी आईडीज भी बनवाती है और आईडीज बनवाकर उनकी पहचान बनवाकर उनको देश में जगह जगह इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिल्म का। देखिए, इससे पहले भी हमने राम की जन्मभूमि बनाई, उसमें हमने अयोध्या के इशू को उठाया। और ये दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रोहिंग्या कट्टरपंथियों की उस साजिश को बेनकाब करती है। उनकी घुसपैठ को हमने दिखाया है बगैर पश्चिम बंगाल की हुकूमत से डरे हुए, क्योंकि अगर रोहिंग्या की बात आएगी तो ममता बनर्जी की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि मौजूदा हाल में इस वक्त ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की हुकूमत की सरबराह है। तो हमने बगैर डरे इस फिल्म में उन सारे पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाया है और किस तरह से उस लड़की की जर्नी है, कैसे रोहिंग्यास उसको परेशान करते हैं, और बंगाल के हालात इस वक्त क्या है और पहले क्या थे और किस तरह बंगाल के हालात कभी अच्छे नहीं हुए। हमेशा से वहां आज जिहादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है पश्चिम बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री के संरक्षण में, उनकी सपोर्ट से वहां बड़ी बड़ी आबादियां बसी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक के चलते अगर पश्चिम बंगाल की हुकूमत पूरे देश को खतरे में डाल रही है तो इन सारी चीजों से पर्दा उठाना बेहद जरूरी था। इसलिए इस मिशन को हम लेकर आगे बढ़े। सनोज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है, इनकी रिसर्च है, क्योंकि हर जगह इनका जाना, सारी ह्यूमन राइट्स से सारे कलेक्शंस करना, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर जो हमारी फिल्म के उन्हीं ने कबूल किया। और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं फाइनली। और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है। पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुसंख्यक है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने पर आमादा होगा। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जुल्म, जाति भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है। हमारी फिल्म में जितने आर्टिस्ट ने कैरेक्टर निभाए हैं वो सारे कैरेक्टर अपने में अनमोल हैं। उन्हीं ने उस दर्द को समझा है और अपने कैरेक्टरों में उसको उभारने की कोशिश की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है। पूरा देश जानना चाहता है ममता बनर्जी की फोटो की राजनीति क्या है, जिसमें पूरा देश खतरे में कभी ना कभी पड़ सकता है। रोहिंग्या जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है और इस्लामिक जिहाद क्या है, इस पर से हमने बखूबी पर्दा उठाया है। मैं फिर आप लोगों का एक शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने एंकर साहब से कहता हूं कि वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू कर दें। शुक्रिया। पहली बात तो धन्यवाद जितेंद्र से, मेरे बड़े भैया श्री वसीम रिजवी साहब, जिनके बारे में दो ही शब्द कहना चाहूँगा कि मैं इनको यही मानता हूँ कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले इकलौते इंसान हैं, जिन्होंने
तमाम मुश्किलों, तमाम दबाव के बावजूद भी सच बोलना बंद नहीं किया। वो सच जो हर आदमी जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। दुनिया के इकलौते इंसान है। इसके अब इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में। इन्होंने इतना त्याग किया है, इन्होंने इतना कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए और खास तौर पर समाज के लिए। समाज किसी एक धर्म या विशेष जाति को लेकर नहीं कह सकते, समाज सबसे मिलकर बनता है और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किया अभी तक, चाहे फिल्म के माध्यम से रहा हो, चाहे सोशल सर्विसेज के माध्यम से रहा हो, वैसा कोई दूसरा इंसान अभी तक धरती पर नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी कि इंसान को धर्म के बजाय इंसानियत से पहचाना जाए और जो धर्म काट देने में, मार देने में, खून कर देने वाली बात करता है, उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवालात उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम फिल्म पर आते हैं। खैर, ये तो मैंने रिजवी साहब के बारे में चंद अल्फाज आपके सामने रखे। फिल्म की जो बातचीत रही उसमें हमारे लिए प्रेरणा भी भाई साहब ही थे। हमारी भाई साहब से बातचीत हुई और फिर एक, चूंकि मैं पिछले 30-32 सालों से इंडस्ट्री में आप सब लोगों के बीच काम कर रहा हूँ और कई सारी फिल्में बनाई, सस्पेंस थ्रिलर, एक बंगले के अंदर जा रहे हैं लोग, मर रहे हैं बारी बारी से करके, ऐसी कई सारी फिल्में मैंने की। उसके बाद इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग उलझ गया। मुझे लगा ये तो भेड़ चाल है, इस भेड़ चाल से अलग निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे, कुछ देश के लिए, समाज के लिए। पैसा वही लगता है। जब मैं कह रहा हूँ देश का बंटवारा हो गया, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, तो हमारी देश की जो जनता है उसका संसाधन हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर घुसपैठियों के, जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बर्मा में लोगों को मारकर, सैनिकों को मारकर भाग रहे लोग वहां से, वो हमारे यहाँ शरण लेते हैं और सरकार उनको प्रेशर देती है, सुविधाएं देती है, और उस बीच में जो एक आम इंसान है, आम नागरिक कैसे पिसता है, वो हमारी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के जरिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगेंडा फिल्म है। जैसे लोग बोलते हैं प्रोपोगेंडा पिक्चर एक और आ रही है, तो प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं है। और अगर ये प्रोपोगेंडा फिल्म है तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी फिल्में ही हमेशा बननी चाहिए। अगर सच बोलने को प्रोपोगेंडा कहा जाएगा तो ये प्रोपोगेंडा चलता रहना चाहिए और ये प्रोपोगेंडा हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने की बात जहां पर आती है वहां पर बहुत सारे लोग अपने घरों में ऐशो आराम के लिए निकल जाते हैं, सड़कों पर कोई नहीं उतरता। तो ये एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए, जो हमारी टीम ने, सब ने मेहनत करके इसको आज रिलीज तक लेकर आए हैं। जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन फिल्म रिलीज भी होगी, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। अगर ये फिल्म कल को सफल रहेगी तो मैं जरूर आपसे वो बातें शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल अभी इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि फिल्म तो हमने बना दी है और फिल्म रिलीज होने के कगार पर आ गई है। 30 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म। अभी फिल्म जनता जनार्दन तक कैसे पहुंचती है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम, हमारी टीम ने अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी बेबाकी से किया है। इसके अलावा मेरे पास और अब शब्द नहीं है क्योंकि ये बहुत भावुक पल है। धन्यवाद भाई, सब कुछ बोला के साथ आप इस इंडस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड बिकॉज कृष्णा अभिषेक, द वेरी वेल नोन कॉमेडियन फ्रॉम कपिल शर्मा शो, इज योर फैमिली, इज योर ब्रदर, और वो हमेशा से कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाना जाते हैं। और ऐसे में जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तो स्ट्रेट अवे वो फिल्म जो मच एंटिसिपेटेड फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके साथ आपने शुरुआत की। तो शेयर अबाउट योर जर्नी, कैरेक्टर एंड दिस स्टेप दैट यू हैव टेकन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज याजोश, जैसे अभिनंदन ने बताया, एंड हाई टू यू एंड एवरीवन फॉर द मीडिया फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच सरोज सर, सीम सर फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस रोल। तो जैसे कि आप लोगों ने अभिनंदन ने पूछा कि मेरे को ये फिल्म जब ऑफर हुई तो मेरा रिएक्शन क्या था, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं दिल्ली में अपनी स्टडीज़ कर रहा था। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, और अलॉन्ग साइड मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने 5 साल थिएटर करा है श्री राम में, मंडी थिएटर में मैंने मंडी हाउस में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स करे हैं।
और साथ साथ मैंने अपना डांसिंग भी सीखा, मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा, मैं ब्लैक बेल्ट। तो क्योंकि देयर इज़ नो फिक्स बुक फॉर बिकमिंग एन एक्टर, तो मैंने सब कुछ करा ट्रेनिंग। और देन आई केम टू मुंबई एंड आई गेव ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। सर मेरे को मिले और सरोज सर को भी मैंने ऑडिशन दिया था। तो उसके बाद जब मेरे को एक्चुअली जब मेरी फैमिली में है गोविंदा जी, कृष्णा, अच्छे एक्टर्स, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट मेरा जो जॉनर है वो हमेशा रियलिस्टिक क्यों रहा है, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड विद थिएटर। तो जब मैंने थिएटर किया तो मेरे को काफ़ी, मैंने प्रेमचंद जी के प्लेस करे, बहुत सारे प्लेस करे, तो मेरे को हमेशा से रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ इंक्लिनेशन थी। तो ये फिल्म मेरी डेब्यू फिल्म है और एज पर माई लाइकिंग, तो आई गेस डेफिनेटली आई ऑप्टेड एंड सेड डेफिनेटली आई डू दिस फिल्म। क्या बात है याजुर, बहुत बेहतरीन जर्नी तुम्हारी रही है और बकायदा ऑडिशन देके आए हो। सनोज जी के मामले में मान सकता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनको ऑडिशन चाहिए, लुक फिट चाहिए, तो वही आप इस किरदार में आएंगे। मगर क्योंकि ये फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में रही है और ऐसा सब्जेक्ट है, द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड, दैट नीड्स टू बी सीन। कंट्रोवर्सी की बात की है, ऑफ कोर्स यू नो यू बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें गोविंदा साहब का नाम जुड़ा है, जिसमें कृष्ण अभिषेक का नाम जुड़ा है। तो ऐसे में बिकॉज यू नो यू एंटर, सर मैं ऑडिशन लिया, मैंने अभी पिछले 3 साल से मैं आई एम शूटिंग, और ये मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ है, मेरे बहुत सारे गाने रिलीज़ हो चुके हैं और मेरी वेब सीरीज़ भी हो चुकी है। अब मेरी इस साल और 2 फिल्म रिलीज़ हो रही हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, और सब में आपको एक आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर कैरेक्टर इज़ द लीड। सो मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है, बिना ऑडिशन के लिए मेरे को किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे कोई काम नहीं मिला है, मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है। और रही बात नेपोटिज्म की, मतलब बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली मैं बचपन से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं शूट्स पे जाता था, मैंने लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिली है। वो होने के बाद भी मैंने सारी ट्रेनिंग इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है उसकी नेसेसिटी क्या है। अगर आपको इंडस्ट्री में एक बार काम मिल भी जाएगा, लेकिन ऑडियंस तो आपको कैमरे में मुझे परफॉर्म करना है। आई डोंट थिंक सो कि वो कृष्णा परफॉर्म करें, गोविंदा जी मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी थी और मैंने पूरी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। तो आई गेस हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और बाकी ठीक है, थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि हाँ आपको नॉलेज रहती है, आपने शूट्स देखे हैं, तो यू आर कनेक्टेड, बस दैट इज़ द बेनिफिट विच आई गेट। एंड आई ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एंड आई गेस और एवरी फैमिली सपोर्ट्स, हर फैमिली को कौन नहीं सपोर्ट करेगा। एब्सोल्युटली। बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, काम मैंने अपने दम पे लिया है, ऑडिशन दे के लिया है। ये चीज़ की तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है मैंने खुद देखा है इनको ऑडिशन देते हुए। कुछ ऑडिशन तो मैंने याजुर के बनाए हैं। तो ऑफ कोर्स यू नो फैमिली की बात की है, कृष्ण अभिषेक इज योर फैमिली, तो उनके कुछ सुझाव थे यहाँ पे एंट्री करने से पहले? एंट्री करने से पहले हमें ऑब्वियसली गाइड तो किया एज अ बिग ब्रदर, हमेशा गाइड किया कि काफ़ी कि हम, मैं जब दिल्ली रहता था उसके शोज़ वगैरह होते थे, वो दिल्ली आता था तो मैं हमेशा स्टारडम देखता था उसका कि ये है, लोग देख रहे हैं, बट वो हमेशा मुझे बोलता था कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। और जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि वो सही बोलता था। तो गाइडेंस हमेशा अच्छी मिली है कि वर्क हार्ड, वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स, ऑन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ इट। So that was all the guidance which I got. Very well said and wish you all the really best. और ऐसे में खूबसूरत चेहरे का हम सबको इंतजार था। आशीन मेहता, congratulations, you are looking stupendous in the trailer of the Diary of West Bengal and thank you so much. हम सबको आपके ट्रेलर तो खैर अभी हमने देखा नहीं, जो हम 11 अगस्त को देखने वाले हैं, जो चित्रकूट में लॉन्च होगा। टीजर में आप बहुत बेहतरीन लग रही हैं और गानों में तो माशाल्लाह। आपका क्या रिएक्शन है एंड फर्स्ट रिएक्शन व्हेन जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई थी, ये टॉपिक बताया गया था, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आशीन's माइंड दैट टाइम? Well, hi everyone, thank you so much for coming here. Well, मेरा नाम अर्शन मेहता है एंड जब मेरे सामने सनोज सर, वसीम जी ये मूवी लेके आए थे, I frankly saying was a bit nervous. I didn't know कि whether I should do this movie or not. बट जब मैंने पूरी कहानी सुनी एंड मैं काफ़ी डिटेल में गई, मैंने पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक
ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑडियंस, जो दुनिया को पता होनी चाहिए, और एक एक्टर के सामने ऐसी स्टोरी आना इज़ वेरी रेयर। एंड मुझे काफ़ी खुशी हुई एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि सनोज सर और वसीम जी ने मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए चुना। एंड ये जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने इसको रियलिटी में ऑन ट्रू बेसिस में उसे दिखाया है मूवी में, आई थिंक वी ऑल वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे सामने ये मूवी आई। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, आना भी और करना भी। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई कुड गिव 100% जस्टिस टू इट। तो कुछ ऐसी चीज़ जो शूट के दौरान आपको बहुत मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जो सीखने को मिला, इफ यू कुड शेयर सम स्नीक पीक्स फ्रॉम द शूटिंग साइट्स। Yes, there is a lot of knowledge on Hindu and other things which I gained throughout the story, and other things like जो actual में लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैंने काफ़ी YouTube वीडियोस काफ़ी पढ़ा, एंड आई डेंट नो कि एक्चुअल में रियलिटी में बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर सो कंजर्व्ड इन आवर सिटी ओनली, हमारे मुंबई में, हमारे होम टाउन में। सो नोइंग समथिंग coming from a different state and something like that and portraying in front of the audience for the whole world to see is very rare. तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, जो भी हमारे मूवी में जो भी मैंने दिखाया है, पोर्ट्रे किया है एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को, वो सब मैंने काफ़ी सीखा। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। और हम जल्दी देखना चाहेंगे इस फिल्म को 30 अगस्त को। और उसके साथ साथ देखिए, सनोज सर की फिल्म हो, वसीम रिजवी जी की फिल्म हो, तो सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं, हर एक किरदार को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि हीरो, जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है हर एक फिल्म में। तो इसी के साथ सनोज सर, मैं चाहूँगा कि जो बाकी के हमारे फिल्म के पिलर्स हैं, जो बाकी की स्टार कास्ट है, कास्ट क्रू है, जो फिल्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप प्लीज़ उनको मंच पे बोलें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।